बच्चों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको आरोह भाग 2 में जो पाठ दिया गया है चैप्टर नंबर 5 चार्ली चैपलिन यानी हम सब, जिसके लेखक हैं विष्णु खरे, उस पाठ के सार को मैं आपको समझा रहा हूँ। तो प्रस्तुत पाठ का सार देखें। उससे पहले मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ चार्ली चैपलिन के ऊपर। हास्य फिल्मों के महान अभिनेता व निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे इस पाठ में उनकी कुछ विशेषताओं को यहाँ लेखक ने बताया है कि जो चार्ली चैपलिन हुए हैं वो एक महान अभिनेता भी हैं और एक निर्देशक भी हैं। उन्हीं की विशेषताओं पर प्रकाश यहाँ विष्णु खरे जी ने डाला है। लेखक बताता है कि चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य है, उनका मेल जोल है। भारत जैसे देश में सिद्धांत व रचना दोनों स्तरों पर हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं है। अर्थात हमारे देश में हास्य और करुणा दोनों एक साथ नहीं आते। तो इनकी परंपरा हमारे देश में, मतलब हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा हमारे देश में नहीं है। इसके बावजूद चार्ली चैपलिन की जो लोकप्रियता है वह यह बताती है कि जो कला होती है वह स्वतंत्र होती है, कला बंधती नहीं है। दुनिया में एक से बढ़कर एक हास्य कलाकार हुए, पर बच्चों वे चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों की पसंद नहीं बन पाए। इसका कारण शायद यह है कि चार्ली ही वह शख्सियत हो सकता है जिनमें सबको अपनी छवि दिखती है। वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते हैं। उनकी फिल्मों को चाहे किसी भी देश का व्यक्ति क्यों न देखे, वो उनको अपने ही जान पड़ते हैं। तो वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते हैं। ये उनकी विशेषता लेखक ने बताई है। तो आइए अब मैं इस पाठ के सारांश पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ, उसको सुने। महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन की जन्म शती मनाई गई। जन्म शती का अर्थ है बच्चों जीवन के 100 साल पूरे होना। तो उनकी जन्म शती मनाई गई और इस वर्ष उनकी फिल्म मेकिंग ए लिविंग के भी 75 वर्ष पूरे होते हैं। जो फिल्म उन्होंने बनाई थी, उनकी जो फिल्म है, पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग के 75 वर्ष भी पूरे होते हैं। इतने लंबे समय से चार्ली दुनिया को मुग्ध कर रहा है, दुनिया को हंसा रहा है और बच्चों को, भारतीय बच्चों को भी अपनी फिल्मों के माध्यम से वो हंसा रहा है। बच्चे उनकी फिल्मों को देखते हैं तो खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। तो इस प्रकार चार्ली चैपलिन भारतीय बच्चों को भी हंसा रहा है। आज इसका जो प्रसार है विकासशील देशों में ही हो रहा है। जितने भी विकासशील देश हैं उनमें उनकी फिल्मों का प्रसार हो रहा है। चार्ली की अनेक फिल्में या इस्तेमाल न की गई रीलें भी मिली हैं जो अभी तक दर्शकों तक नहीं पहुंची है। इस तरह से देखा जाए तो चार्ली पर अगले 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहने की गुंजाइश है कि आने वाले 50 वर्षों तक उनके विषय में काफ़ी कुछ कहा जाएगा, उनकी फिल्मों के बारे में बहुत कुछ कहा जाएगा। बच्चों देखें, चार्ली की जो फिल्में हैं वो भावना पर आधारित है, बुद्धि पर नहीं। कि उनकी फिल्मों में जो भावना है वो दिखाई देती है। तो अधिकतर फिल्में उनकी भावना पर टिकी हुई है, भावना प्रधान उनकी फिल्में हैं। उनमें बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा
नहीं किया गया है। उनकी फिल्में देखें, मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोवंथसील, लास्ट ईयर इन मारियनबर्ग, द सेक्रीफाइस जैसी फिल्मों का आम आदमी से लेकर कि साधारण से साधारण आदमी से लेकर आइंस्टाइन जो कि एक महान वैज्ञानिक हुआ है, तो आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति भी उनकी फिल्मों को देखकर आनंद लेते हैं, रसास्वादन लेते हैं। बच्चों, उन्होंने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों की जो वर्ग तथा वर्ण जो व्यवस्था है, जो जाति प्रथा है, जो एक समाज, एक समूह है जहाँ पूंजीपतियों का ही बोलबाला रहा है, अमीर व्यक्तियों का ही बोलबाला रहा है, उस वर्ण और उस वर्ग व्यवस्था को भी उन्होंने तोड़ा। उस पर भी उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से करारी चोट की। चैपलिन की फिल्में यह दर्शाती है कि हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति में त्रुटि है, हर व्यक्ति में कमी होती है। आगे देखें चार्ली का जीवन कि चैपलिन परित्यक्ता व सटेज अभिनेत्री के पुत्र थे कि जो उनकी माँ थी वो चार्ली के पिता के द्वारा छोड़ी गई थी, त्यागी हुई थी। परित्यक्ता का अर्थ होता है त्यागी हुई या छोड़ी हुई। तो वो एक तरह से जो साधारण स्टेज की अभिनेत्री होती है, उस माँ के वो पुत्र थे। और चार्ली ने क्या है, भयानक गरीबी को झेला, जीवन में भयानक गरीबी को देखा, उसका सामना किया। वह माँ के पागलपन से भी उन्होंने संघर्ष किया कि बाद में जाकर उनकी माँ भी पागल हो गई, तो माँ के पागलपन से भी चार्ली चैपलिन को संघर्ष करना पड़ा। तथा उस समय जो पूंजीपति वर्ग वह सामंतशाही थे, उस समय सामंतों का राज चलता था, पूंजीपतियों का राज चलता था, उनका बोलबाला था। वहाँ वो उनसे मदद मांगने भी गए, परंतु उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की, बल्कि उन्होंने वहाँ से उनको दुत्कार दिया, उनको अपमानित करके निकाल दिया। उन्होंने चार्ली चैपलिन की किसी प्रकार की मदद नहीं की। बच्चों आगे देखें इनके परिवार के बारे में। इनकी जो नानी थी वो खानाबदोश थी और जो पिता थे वो यहूदी वंशी थे। तो इन सब ने क्या है, चैपलिन को एक घुमंतु चरित्र बना दिया। घुमंतु होता है घूमने वाला, तो इनको एक घुमंतु चरित्र बना दिया, क्योंकि नानी खानाबदोश, पिता यहूदी वंशी, तो इस तरह से ये एक घुमंतु बन गए। वे कभी मध्यवर्गीय, बुजुर्गा का अर्थ होता है कुलीन, या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य नहीं अपना सके, अर्थात उन्होंने अपना साधारण जीवन ही जिया। चार्ली की कला को देखकर जो फिल्म समीक्षक हुए हैं उन्होंने तथा फिल्म कला के विद्वानों ने माना, यह स्वीकार किया कि सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, अपितु कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उनको गढ़ना पड़ता है। आगे देखो, देश काल की सीमाओं को लांघते हुए चार्ली सबको अपने से लगते हैं, अपने से जान पड़ते हैं। दर्शक उनके किरदार में कभी स्वयं को देखता है तो कभी अपने परिचित को देखता है। ये उनके किरदार की, उनके अभिनय की विशेषता है कि जो दर्शक है कभी तो स्वयं को देखता है वो, तो कभी अपने को, अपने परिचित को। और बच्चों, चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने भावना को चुना। उनकी फिल्मों में भावना ही दिखाई देती है, उन्होंने बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा नहीं किया। बच्चों, इसके भी दो कारण थे। बचपन में जब वे बीमार थे, मैं उनके जीवन की दो घटना बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने
कि बचपन में जब चार्ली बीमार थे तो उनकी माँ ने बाइबिल से ईसा मसीह का जीवन पढ़कर सुनाया था उनको। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक आते आते कि माँ ईसा मसीह का जीवन पढ़कर सुना रही है कि ईसा मसीह पर कितने अत्याचार हुए, किस तरह उन्हें सूली पर टांग दिया गया, उन पर निर्मम अत्याचार किए गए। तो इस तरह से ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक आते आते माँ और चार्ली दोनों रोने लगे। और बच्चों, इस प्रसंग से उन्हें स्नेह, करुणा और मानवता का पाठ पढ़ा कि माँ ने जो ये कहानी सुनाई थी, तो ये स्नेह, करुणा और मानवता का जो पाठ है उन्होंने माँ से ही सुना, पढ़ा। दूसरी घटना देखो। दूसरी घटना ने चार्ली के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। क्या थी घटना, सुने। उन दिनों बालक चार्ली ऐसे घर में रहता था जिसके पास कसाई खाना था। वहाँ प्रतिदिन, वहाँ रोजाना सैकड़ों जानवर वध के लिए, काटे जाने के लिए ले जाते थे, वहाँ लाए जाते थे। एक बार क्या हुआ, एक भेड़ किसी तरह भाग निकली। उसको पकड़ने वाले कई बार गिरे व फिसले तथा उन्हें देखकर वहाँ उपस्थित जो दर्शक थे वो ठहाके लगाने लगे, वो जोर जोर से हंसने लगे। परंतु हुआ क्या कि अंत में वह भेड़ पकड़ ली गई। तो चार्ली उसके अंत को सोचकर कि अब ये भेड़ नहीं बचेगी, इसे कसाई खाने में ले जाया जाएगा और इसे काट दिया जाएगा, इसका अंत निश्चित है, यह सोचकर वह अपनी माँ के पास रोता रोता हुआ गया और कहने लगा, माँ उसे मार डालेंगे, माँ उसे मार डालेंगे। तो बच्चों, इस घटना का उनके जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। और हुआ क्या कि उन्होंने इसके परिणाम स्वरूप ही अपनी आत्मकथा में यह स्वीकार किया है कि इस घटना से उन्हें करुणा व हास्य तत्वों के सामंजस्य का ज्ञान हुआ। क्योंकि पहले तो पकड़ने वाले गिरे, वहाँ पर हंसी का भाव था, और जब भेड़ को पकड़ लिया गया तो और उसे कसाई खाने में जाकर काट दिया जाएगा तो वहाँ मन में करुणा का भाव पैदा हुआ। तो इस तरह से इस घटना ने उन्हें करुणा व हास्य तत्वों के सामंजस्य का उन्हें ज्ञान हुआ। और बच्चों आगे देखें, भारतीय कला व सौंदर्य शास्त्र का संबंध रस से है, परंतु करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। यह विशेषता चार्ली चैपलिन में थी कि हास्य करुणा में और करुणा हास्य में बदल जाती थी, परंतु यह भारतीय परंपराओं में नहीं पाया जाता। हमारे यहाँ हास्य, जो हंसी है, जो हंसना है, वो सिर्फ दूसरों के ऊपर होती है तथा वह पर संताप से प्रेरित होती है। पर माने दूसरों, संताप पीड़ा पहुंचाना, दूसरों को कष्ट पहुंचाने से ही प्रेरित होती है। करुणा अच्छे मनुष्यों तथा कभी कभी दुष्टों के लिए भी है। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसी मादा पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कम ही नजर आती है। विदूषक होता है जो हंसाने वाला होता है, तो हमारे जितने भी भारतीय विदूषक हुए हैं, जो जोकर हुए हैं, जो हंसाने वाले हुए हैं, जो हंसोड़ हुए हैं, उनमें यह शक्ति कम ही पाई जाती है। यह जो मादा जो शक्ति थी ये चार्ली चैपलिन में तो थी, परंतु हमारे यहाँ भारतीय विदूषकों में यह कम ही नजर आती है। भारत में चार्ली को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है भाई, क्योंकि भारतीयों ने भी चार्ली की फिल्मों को देखी हैं। तो जो हमारा भारत देश है, इसने चार्ली को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया है। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में बदल जाएगी, इससे पारंपरिक होता है जो परंपरा से चले आ रहे हैं, या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिनोमेनन को इस तरह स्वीकार किया। फिनोमेनन होता है विशेषताओं से युक्त, तथ्य को भी बोलते हैं, प्रूफ को भी बोलते हैं। तो
उस फिनोमेनन को इस तरह स्वीकार किया जैसे बतख पानी को स्वीकार कर लेती है। यहाँ किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार चार्ली कह दिया जाता है कि जो स्थिति देखते हैं, परिस्थिति देखते हैं, उसके अनुसार हमारे यहाँ भारत में किसी व्यक्ति को चार्ली कह दिया जाता है। यहाँ हर व्यक्ति दूसरों को कभी न कभी विदूषक समझता है। मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति भाग्य, मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक, क्लाउन, जोकर या साइड किक है। क्लाउन, जोकर जो हंसाते हैं फिल्मों में, नाटकों में जो अभिनय करते हैं, चाहे जोकर हो चाहे अन्य कोई पात्र जो हंसाता हो। साइड किक का अर्थ होता है असर, जो दूसरों में असर पैदा करता हो, प्रभाव जमाता हो, उसको कहते हैं साइड किक। तो मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक, क्लाउन, जोकर या साइड किक है। महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा पुट था कि महात्मा गांधी बिल्कुल चार्ली चैपलिन जैसे ही दिखाई देते हैं। उनका जो शारीरिक ढांचा है, उनका जो वेश है, उनकी जो मूंछ है, बिल्कुल उन्हीं की तरह से जो महात्मा गांधी जी है वो दिखाई देते हैं। तो इस तरह से गांधी व नेहरू ने दोनों ने ही कभी ना कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था। सानिध्य का अर्थ होता है निकटता, समीपता। उनकी निकटता चाही थी, उनकी समीपता चाही थी। उन दोनों ने भी उसके महत्व को स्वीकार किया, उसकी अभिनय कला को स्वीकार किया। तो इस तरह से गांधी व नेहरू ने भी चार्ली का सानिध्य चाहा था, चार्ली की समीपता, उनकी निकटता, उनका साथ चाहा था। बच्चों आगे देखें, चार्ली के इसी भारतीय सौंदर्य शास्त्र की व्यापक स्वीकृति को देखकर हमारे हिंदी जगत के एक सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक हुए राज कपूर जी। तो उन्होंने आवारा व श्री 420 फिल्में बनाई। ये उनकी 2 फिल्में हैं, आवारा और श्री 420। ये दोनों फिल्में उन्होंने बनाई। इससे पहले फिल्मी नायकों पर हंसने या नायकों के स्वयं अपने ऊपर हंसने की परंपरा नहीं थी। ठीक है, दूसरों पर तो हंसते थे, दूसरों की खिल्ली मजाक उड़ाते थे, परंतु अपनी बेइज्जती कराकर, अपना अपमान कर कर अपने ऊपर ही हंसना, ऐसी परंपरा पहले नहीं थी। और ये जो परंपरा है, जो ये विशेषता, ये चार्ली चैपलिन में थी कि वह स्वयं को दर्शकों के सामने खुद पर ही हंसते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से राज कपूर जी ने भी उन्हीं की तरह से फिल्मों का निर्माण किया। लोग तो कहते थे कि जो राज कपूर जी हैं वो चार्ली की नकल करते हैं, परंतु राज कपूर ने इसे नहीं माना, उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। चाहे दर्शक, चाहे आलोचक उनकी कितनी भी आलोचना क्यों न करे, उन्होंने उनकी बिल्कुल भी चिंता, उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की, बल्कि वो इसी तरह से अपनी फिल्में आगे बनाते चले गए। राज कपूर के बाद देखो दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन और एक हीरोइन हुई है श्रीदेवी आदि ने भी चैपलिन जैसे किरदार निभाए। उन्होंने अपनी फिल्मों में, जैसे चैपलिन अपनी फिल्मों में अभिनय करता हुआ नजर आता है, ठीक जितने भी ये कलाकार हैं ये भी अपनी फिल्मों में उन्हीं की तरह से अपना किरदार निभाते हुए दिखाई दिए। चार्ली की फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, उनमें मानवीय स्वरूप अधिक है कि उनकी जो फिल्में हैं वो मानवीय भावनाओं से परिपूर्ण है, वो मानवता के निकट अधिक दिखाई देते हैं। तो इस तरह से उनमें मानवीय स्वरूप अधिक है और सार्वभौमिकता सर्वाधिक है। सार्वभौमिकता जिसे सभी स्वीकार करे, जिस सच्चाई को सब माने, वो होती है सार्वभौमिकता, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। तो सार्वभौमिकता को सभी ने स्वीकार किया, तो उनकी जो सार्वभौमिकता है वो सबसे अधिक दिखाई देती है। चार्ली हमेशा चिर युवा दिखते हैं, कि वो उम्र में बड़े हो गए फिर भी वो चिर युवा, जो युवा होते हैं, जवान होते हैं,
उनकी तरह से अपनी फिल्मों में दिखाई देते हैं तथा वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। किसी भी देश का नागरिक, बड़े से बड़ा मंत्री, प्रधानमंत्री उनकी फिल्मों को क्यों न देखें, वो उनको बिल्कुल भी विदेशी नहीं लगते, बल्कि वो ऐसे लगते हैं जैसे वो उन्हीं के देश के कलाकार हों। तो इस तरह से वो बिल्कुल भी विदेशी नहीं लगते। चार्ली में सबको अपना स्वरूप दिखता है। जो कोई भी देखे तो वो अपने अंतःकरण में झांक कर देखे तो अपना ही स्वरूप उनको दिखाई देता है। इस प्रकार उनमें सब बनने की अद्भुत क्षमता है। चार्ली के अंदर सब बनने की, कि सब उन्हीं की तरह से उन्हीं के समान है, ये क्षमता है। और बच्चों, अब मैं भारतीय त्यौहार के ऊपर प्रकाश डाल रहा हूँ। यहाँ हमारा एक त्यौहार होता है होली का। तो देखें, भारत में होली के त्यौहार को छोड़कर स्वयं अपने पर हंसने या स्वयं को जानते बूझते हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। हाँ, एक होली का त्यौहार आता है जिस पर लोग हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते हैं, तो उस त्यौहार पर तो ये परंपरा दिखाई देती है। बाकी अन्य अवसरों पर ये परंपरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। नगरीय लोगों तो, जो नगर के लोग रहने शहरी लोग हैं, तो अपने पर हंसने की सोच भी नहीं सकते। चार्ली स्वयं पर सबसे ज़्यादा बच्चों कब हंसता है कि जब वह स्वयं को गर्वोन्नत, आत्मविश्वास से युक्त, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति बन दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली व श्रेष्ठ दिखलाता है। ऐसे में वो सबसे ज़्यादा अपने ऊपर हंसता है। उसका रोमांस पंक्चर हो जाता है। महानतम क्षणों में भी वह अपमानित होना जानता है। उसके पात्र लाचार दिखते हुए भी विजयी बन जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से मैंने यह पाठ आपको बताया। अब मैं उनकी फिल्मों में जो जो विशेषताएं हैं उनके विषय में संक्षिप्त रूप में बता देता हूं कि उनकी फिल्मों की जो विशेषताएं देखें कि उनकी फिल्मों में भाषा का प्रयोग कम है। भाषा कम दिखाई देगी, अभिनय ज़्यादा दिखाई देगा। नंबर 2, उसमें मानवीय स्वरूप अधिक है, कि जो फिल्म है वो मानव के अधिक नज़दीक दिखाई देती है। नंबर 3, चार्ली में सार्वभौमिकता है। नंबर 4, वे सदा चिर युवा दिखते हैं। अगला पॉइंट देखें, वह किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। और अगली विशेषता, चार्ली सबको अपना स्वरूप लगता है। और अंतिम विशेषता देखो, उसमें सब बनने की अद्भुत क्षमता है। तो बच्चों, मैंने ये पाठ आपको, इस पाठ का सार पढ़ाया। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना, देखना, और मैं इसके मीनिंग भेज रहा हूँ। जो कठिन शब्दार्थ हैं वो भी भेज रहा हूँ। उन कठिन शब्दों की सहायता से इस पूरे पाठ का अध्ययन करना और समझना। धन्यवाद।